शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। मैं समास के अगले भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले भाग में मैंने समास के कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास को पढ़ाया। तो समास से याद करने का सबसे सटीक तरीका को मैंने बतलाया कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा तो समास हम लोगों को याद हो जाएगा और सबसे आसान हो जाएगा। तो अब हम समास के अगले भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। तो समास जब पढ़ते हैं तो समास में अभी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास जब पढ़ते हैं तो कर्मधारय समास में दोनों पद में समान विभक्ति होती है। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के साथ कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेष के अनुसार विशेषण, उपमान उपमेय के बीच में यू तथा एव लग जाता है तथा। तो अब लेकिन यहाँ जब हम उपपद समास पढ़ते हैं तो उपपद जब हम बोलते हैं तो उपपद दो शब्द में बना है। उप प्लस पद। उप का मतलब हो गया समीप, यानी उपपद का अर्थ हो गया समीप। उपपद जब कहते हैं तो आपका पहला हो गया कि उपपद का अर्थ हो गया समीप। दूसरा आपका हो गया इसके अंतिम में कोई ना कोई क्रिया होती है। तो क्रिया जब पढ़ते हैं तो देखा जाए पठ्य, पठती। तो पठ पठती, खाद, खादती, वस, वसती, चर, चरती। तो इसके अंत में कोई ना कोई क्रिया होती है, क्योंकि जब क्रिया होगी तो सीधा देखेंगे कि इसके रूप लट लकार में होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि उपपद समास की क्रिया जो होती है लट लकार में होती है। और कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, अपदान कारक पंचमी विभक्ति, अधिकान कारक सप्तमी विभक्ति। यहाँ जब भी हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो तीन विभक्ति का प्रयोग करेंगे: कर्म कारक, अपदान कारक, अधिकान कारक। इसके अंतिम में इति लिखना आवश्यक है। जैसे हमने लिखा पठती, पठ, पठती, तो कहता है कि वेद पाठी, वेद पाठी, वेदम पठती इति वेद पाठी। जैसे निशाचर कहते हैं तो निशायाम चढ़ती इति। खगा कहते हैं, खगा शब्द है खगा। तो खगा जब बोलते हैं तो ख का मतलब हो जाता है आकाश। तो खगा जो है पक्षी विशेष का बोध कराता है। तो खगा खे गच्छति, खगा खे गच्छति, आकाश में जाता है, इसीलिए खग है। तो अब आप देखेंगे कि अब उपपद का अर्थ हो गया समीप। समीप का मतलब निकट। इसके अंतिम में कोई ना कोई क्रिया, कर्म कारक, अपदान कारक, अधिकान कारक। तो जैसे यहाँ नगह कहते हैं तो नगह कहते हैं तो नग बस्ती इति नगह, यानी नग मतलब पहाड़। निशाचर कहते हैं तो निशाचर का निशा का मतलब हो जाता है रात, यानी रात में चलता है, इसीलिए निशाचर है। जैसे हम लोग कहते हैं वनवासी, वनवासी कहते हैं तो वन वसति इति। तो अब अगर और एग्जाम्पल को हम लोग देखें, उपपद समास में और एग्जाम्पल होते हैं। तो उपपद समास में और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे आपका आता है उपपद समास में एग्जाम्पल आपका
उपसमास का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे आप कहते हैं सर्वज्ञ, ज्ञ धातु होता है, ज्ञ धातु जो है जानाति का बोधक होता है, जनाति मतलब जानता है। द धातु होता है, द मतलब ददाती होता है, द मतलब ददाती होता है। तो ददाती का मतलब होता है देता है, देता है। ददाती का मतलब हो गया, द मतलब ददाते, ग मतलब गजते। तो उपसमास किसी न किसी व्यक्ति का विशेषण हो जाता है, जैसे ज्ञ हो गया, ज्ञ जब कहते हैं तो जनाति हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जैसे हम लोग कहते हैं तत्वज्ञ, तत्वज्ञ, तो तत्वज्ञ को जब बोलते हैं तो ज्ञ मतलब हो जाता है जानता है। तो जानता है का बोधक है तत्वम जानाति इति तत्वज्ञ। द का मतलब हो गया ददाति देता है सर्वदा, सर्वदा बोलते हैं सर्वम ददाति, सर्वम ददाति इति सर्वदा। तो जैसे प बोलते हैं, प का मतलब हो गया पीवती, पीवती जब बोलते हैं तो एग्जाम्पल आ गया मधुपः, यानी मधु को पीता है, मधु पीवती इति। तो उपसमास, उपसमास में का अर्थ हो गया समीप, इसके अंतिम में कोई ना कोई क्रिया, तो क्रिया में पठ पठती, ददाती, चढ़ चढ़ती। तो अब इसके रूप में यह कर्म कारक, अपदान कारक, अधिकार कारक के साथ होता है। इसके अंतिम में इति लिखना आवश्यक है। इसके रूप हमेशा लट लकार में होते हैं। जैसे हम लोग देखें कि मधुपः, मधु को पीता है, मधुपः नवः। अब रही बात समास से, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि समास याद करने का सबसे सटीक तरीका है उपपद, उपपद और बहुव्रीहि। उपपद और बहुव्रीहि में अंतर स्पष्ट करें। उपपद समास का अर्थ देखेंगे तो समीप होता है और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। पहला अंतर। वही दूसरा अंतर देखेंगे, इसमें क्रिया होती है और इसमें क्रिया होती है और यहाँ होता है समस्त पद, समस्त पद विशेषण होता है। समस्त पद किसी न किसी पद का विशेषण होता है। तीसरा अंतर इसके रूप में लट लकार में होते हैं और समस्त पद विशेषण होता है। तब कहता है कि अब इसमें कहता है कि प्रथम पुरुष व्यक्ति कहता है, मध्यम पुरुष से इशारा होता है उत्तम पुरुष की तरफ। जैसे अब यहाँ ले लें कि पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर शब्द है, तो पीताम्बर शब्द जो है भगवान विष्णु का विशेषण होता है। तो आपका पीतम, पीतम अम्बरम यस्य सह इति पीताम्बर। लेकिन वही हम उपपद समास में लेते हैं तो सर्वदा, सर्वदा, सर्वम ददाति इति सर्वदा। तो बच्चों, समास याद करने का सबसे सटीक तरीका, सबसे आसान तरीका
जिसमें आपको कहीं भी याद नहीं करना पड़े। बार बार मैं कहता हूँ किसी भी के व्याकरण को आप जो है याद न करें और उसको हंसते खेलते में समास प्रकरण को पढ़ जाएं, समझ जाएं, सबसे बेहतर तरीका है। दोनों में हमने अंतर स्पष्ट कर दिया। आपके समास है उपपद समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट हो गए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, मधुपह कहते हैं तो मधु पीती थी, खगा कहते हैं तो खग जो है आकाश, ख मतलब आकाश, ग मतलब गस्ती तो खे गस्ती थी। नग कहते हैं तो नग मतलब पहाड़, न गस्ती थी नहीं जाता है इसीलिए नग है। निशाचर कहते हैं तो निशायाम चढ़ती थी, निशाचर। दिनकर कहते हैं, दिनकर का मतलब हुआ क्या होता है? दिनकर का मतलब होता है बहुआ दिनम करोती थी दिनकर, जो दिन को करता है अर्थात भगवान सूर्य। दिनम करोती इति दिनकर। तो अब यहाँ सीधा ध्यान देना है कि समास याद करने के लिए सबसे बेसिक फंडा आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर दें। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के पास जाकर रुक जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। लेकिन बहुव्रीहि समास अन्य पद को दर्शाता है। जैसे पीताम्बर हो गया, पीतम अम्बरम कर्मधारय, और पीतम अम्बरम यस्य सह अर्थात भगवान विष्णु। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है दोनों के अंतर को स्पष्ट कर लेंगे तो आपका समाज जो है बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपका समाज से भी प्रश्न आते हैं कि समाज से भी प्रश्न आते हैं। अब देखा जाए आगे हम लोग बढ़ें, आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास आपका नैया समास है। नैया समास से नैया समास जब पढ़ते हैं तो नैया समास पढ़ते हैं तो नैया समास में आप देखेंगे जब हम नैया पढ़ते हैं न का अर्थ होता है नहीं। न का अर्थ होता है नहीं, तो न का अर्थ जब नहीं होगा, न का अर्थ होता है नहीं, नहीं का बोधक है ना। न के बाद स्वर रहे तो न अन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट इनटू अन कब? जब स्वर। न के बाद व्यंजन रहे तो न का हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं न विद्या, तो यहाँ पे बहुत क्या है? स्वर है कि व्यंजन? तो यहाँ पे वह जो है व्यंजन है, इसीलिए न कन्वर्ट इनटू न कन्वर्ट हो गया अ में, इसीलिए आपका समास हो गया अविद्या। दूसरा है न आगत, न आगत अनागत, न आगत अनागत। तो न के बाद आपका स्वर आ गया तो न कन्वर्ट इनटू अन, न कन्वर्ट इनटू अन। न उपस्थित अनुपस्थित, या न कन्वर्ट इनटू अन। न पुत्र अपुत्र, न कन्वर्ट इनटू अ। न अंत, न कन्वर्ट इनटू अ। न न्याय, न कन्वर्ट इनटू अ। तो यहाँ ध्यान देंगे कि आप स्वर व्यंजन का को देखना पड़ेगा। क्योंकि जब स्वर व्यंजन देखेंगे तो न का अर्थ हो गया नहीं, न के बाद स्वर रहे तो न कन्वर्ट इनटू अन, और न के बाद व्यंजन रहे तो न कन्वर्ट इनटू अ। तो अब देखिए, तो हमने देखा कि न विद्या अविद्या, न आगत अनागत, न उपस्थित अनुपस्थित, न पुत्र अपुत्र, न अंत अनंत, अधीर न धीर, न धीर, तो न धीर इक्वल टू अधीर। तो न धीर, न न्याय अन्याय, न न्याय, न न्याय इक्वल टू अन्याय, न न्याय इक्वल टू अन्याय। तो नैया समास से
को भी याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें दो समास को, नैया समास और उपपद समास को एक साथ जोड़ लीजिए, आपका समास प्रकरण बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको याद करने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समास में आप अभ्यास करेंगे तो आपका समास सबसे सटीक हो जाएगा, क्योंकि आप जो है समास जब पढ़ते हैं तो समास में आपका यही आप नैया समास है, तो नैया समास के बाद है, नैया समास जब पढ़ते हैं तो नैया समास के बाद आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जब पढ़ते हैं हुआ तो अव्ययी भाव समास में का परिभाषा हो जाता है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी आपका जब जैसे परिभाषा देखोगे पूर्व पद, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल टू समास, पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल टू समास। तो समास जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे पहला पद अव्यय, क्योंकि नाम ही है अव्ययी भाव। अव्यय किसे कहते हैं? इसमें किसी प्रकार की विभक्ति वचन का प्रयोग नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे देखोगे यहाँ पे उपअव्यय है, यहाँ पे अनुअव्यय है, यहाँ पे अनुअव्यय है, तो पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। विभक्ति का प्रयोग जब भी करेंगे तो संज्ञा में करेंगे, विभक्ति का प्रयोग अव्यय में नहीं किया जाता है। जैसे उपनगर है, उपनगरम नगर समीपम, उपग्रामम ग्रामस समीपम, उपवनम वनस समीपम। तो वन क्या है? वन क्या है? ग्राम क्या है? आपका संज्ञा है। तो संज्ञा क्या? जब पहला पद अव्यय दूसरा पद संज्ञा, समास पद नपुंसक लिंग एक वचन। क्योंकि आप देखोगे कि नगरम शब्द है, रामम शब्द है, बलम शब्द है, तो ये आपका नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। अव्ययी भाव में उसे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमने एक तालिका में रखा, तालिकाबद्ध किया। तालिकाबद्ध में आप देखोगे अव्यय, अर्थ, अव्यय, विभक्ति और यथा। तालिका विद्यार्थियों को शीघ्र समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, और डिटेल्स में भी आपका लिख देंगे। जैसे अब उप है तो कहता है कि आपका पहला लिखते हैं उप समीप, उप समीप शब्द के युग में षष्ठी विभक्ति, यानी उप समीप, असमीप उप विभक्ति लग गई षष्ठी, यानी उप कन्वर्ट इनटू समीपम, असमीपम कन्वर्ट इनटू उप विभक्ति लग गई षष्ठी। जैसे उपनगरम नगर समीपम, उप वनम उपवनम, तो क्या हो जाएगा? वनस्य समीपम, वनस्य समीप। उपग्रामम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उप विद्यालयम विद्यालयस्य समीपम। तो अब जैसे देखते हैं उप जैसे आया, उप अपने साथ समीप को लेके चला, समीप उप फिर आपका समीपम कन्वर्ट का उप में और विभक्ति लग गई हमारी षष्ठी। जैसे उपनगरम नगर समीपम, उपवनम वन समीपम। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपका है, इसके बाद है आपका उसके बाद क्या कहता है? अनु। अनु शब्द जो है पश्चात, पश्चात का अर्थ हो जाता है पीछे। ये कन्वर्ट हुआ अनु में, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, विभक्ति हो गई। तो और यथा हो गया अनुराम। तो कहते हैं आप जब लिखते हैं हम लोग तो अनु कन्वर्ट अनुरामा
तो राम शब्द अव्ययी भाव समास कहता है कि पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, समस्त पद नपुंसक लिंग, एक वचन, इति अव्ययी भाव। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। तो आप देखोगे अनुरामम, रामस पश्चात अनुकृष्णम, कृष्णस पश्चात अनु विद्यालयम, विद्यालयस पश्चात। तो अब आप यहाँ देखोगे तो अनु शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनुरथम, अनुरथम, तो इसका हो जाएगा रथस पश्चात इति अनुरथम। तो कहता है कि अनु कन्वर्ट हुआ, पश्चात में पश्चात कन्वर्ट हुआ, अनु में विभक्ति हो गई षष्ठी, यानी अनुरामम, रामस पश्चात। अब देखेंगे अनु जो है, अनु मेरा कन्वर्ट किया योग्यम में। योग्यम मतलब योग्यता का बोध कराता है। अयोग्यम कन्वर्ट किया अनु में, संज्ञा हो गया भाववाचक, अभिभक्ति हो गई षष्ठी, जैसे अनुबलम कहते हैं, बलस योग्यम। आप अनुदानम कहते हैं, अनुदानम कहते हैं, तो दानस योग्यम। दान शब्द क्या है? भाववाचक है। बल शब्द क्या है? भाववाचक है। गुण शब्द क्या है? भाववाचक है। तो आपको बेसिकली अनुबलम, अनुदानम, अनुगुणम, अनुरूपम, अनुरूपम, रूपस योग्यम। तो आप देखोगे कि समास में पहला पद अव्यय हो गया, दूसरा पद संज्ञा हो गया, और समस्त पद नपुंसक लिंग, एक वचन, इति अव्ययी भाव, यानी अव्ययी भाव की परिभाषा हो गई कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो अब आगे देखेंगे, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप समास में आप देखेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में आपका आता है यथा शब्द है, यथा अव्यय है। यथा का अर्थ होता है जैसे, तो यथा बदलेगा अनतिक्रम। बच्चों आप लोगों को अनतिक्रम लिखने से समझ में नहीं आता होगा। तो अनतिक्रम का मतलब हो जाता है सीमा के भीतर, मर्यादा में रहना, मर्यादित रूप में रहना। अनतिक्रम बदलेगा यथा में, विभक्ति हो गई द्वितीय, जैसे हम लोग यथा बलम, तब बलम अनतिक्रम्य, यथा कालम, यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य, यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य। तो यथा शब्द जो है आपका अनतिक्रम को बतलाता है। यथा कन्वर्ट इनटू अनतिक्रम्य, अनतिक्रम कन्वर्ट इनटू यथा, विभक्ति हो गई द्वितीय, जैसे यथा बलम, यथा कालम, यथा शक्ति। तो अब कहता है, जैसे अब देखेंगे यथा शब्द का आप तो समझ गए होंगे। यथा के बाद आपका आता है यथा शब्द, यथा के बाद आपका आता है स। स कन्वर्ट, स के तीन शब्द आ गए, स सहितम युगपद। स कन्वर्ट किया सह सहितम युगपद में, ये कन्वर्ट किया स में, विभक्ति हो गई तृतीय, यानी सचक्रम, चक्रेन स पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकेन स, यानी स के साथ हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब आपका है तो समास में आपका उसके बाद आता है कि सचक्रम, चक्रेन स पुस्तकम, पुस्तकेन स। तो अब स जो है तीन शब्दों को बतलाता है। पहला स आता है, सहितम आता है, युगपत आता है। तो आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, समस्त पद नपुंसक लिंग, एक वचन, इति अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास
जब पढ़ते हैं तो सीधा ध्यान देना होगा कि पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा और समास पद नपुंसक लिंग एकवचन होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, निर्निस आपका कन्वर्ट इनटू अभाव, अर्थाभाव। आप सहज व्याकरण वगैरह में देखेंगे वहाँ आपका अर्थाभाव का मतलब होता है अभाव के अर्थ में अव्ययी भाव समास एवं निर्निस उपसर्ग होता है। तो अभाव का ये कन्वर्ट किया, निर्निस में विभक्ति लग गई षष्ठी यानी निर्जलम, तो जलस्य अभाव, निर्बलम तो क्या हो जाएगा, बलस्य अभाव। तो आप समास में अगला आपका नियम हो जाता है, निर्निस के बाद आपका आता है प्रति कन्वर्ट इनटू इति कन्वर्ट इनटू प्रति, विभक्ति हो गई द्वितीया या सप्तमी, विभक्ति हो गई द्वितीया या सप्तमी। तो आप अब आप देखेंगे तो प्रति अव्यय है, प्रति कन्वर्ट किया इति में, इति कन्वर्ट किया प्रति में, विभक्ति हो गई द्वितीया या सप्तमी, द्वितीय विभक्ति या सप्तमी। जैसे प्रतिदिनम कहते हैं बउआ, प्रतिदिनम, तो यहाँ पे इति शब्द जो है विवक्षा का बोधक होता है। विवक्षा का मतलब हो गया दोहराना, किसी बातों को दो बार कहना ही विवक्षा कहलाता है। दिन का दीनम इति प्रतिदिन। लेकिन जब यहाँ एक और समझिएगा, जब यहाँ पे हम लोग द्वितीय का प्रयोग करेंगे तब हम लोग इस इति का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो हम लोग केवल लिखेंगे दिने दिने इति प्रतिदिन। तो अब कहता है कि प्रति कन्वर्ट किया इति में, इति कन्वर्ट किया प्रति में, विभक्ति लग गई द्वितीय और या सप्तमी, आप प्रतिदिनम, दिनम दिनमिति प्रतिदिन। तो समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। तो प्रतिदिनम में देखेंगे तो प्रति शब्द क्या है, अव्यय है, दिन शब्द क्या है, संज्ञा है, और समास पद क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन में है। इसीलिए आपका प्रतिदिनम, दिनम दिनम। आप और देखोगे और नियम है, तो आप जब देखेंगे तो आप समास में उप हो गया, अनु हो गया, उप समीप, समीप उप, और विभक्ति षष्ठी उपनगरम, नगर से समीपम, उपग्रामम, ग्राम समीपम, उपबलम, बल समीपम। अनु कन्वर्ट किया पश्चात में, पश्चात कन्वर्ट किया अनु में, विभक्ति हो गई षष्ठी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनुरामम, राम से पश्चात, अनुकृष्णम, कृष्ण से पश्चात। फिर आपका तीसरा नियम था, अनु कन्वर्ट किया योग्यम में, योग्यम कन्वर्ट किया अनु में, विभक्ति हो गई षष्ठी, जैसे अनुदानम, दानस्य योग्यम, अनुबलम, बलस्य योग्यम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। तो आप तीसरा देखेंगे कि आप यथा कन्वर्ट किया अनतिक्रम में, अनतिक्रम कन्वर्ट किया यथा में, विभक्ति लग गई द्वितीय, जैसे यथा बलम हो गया तो आपका बलम अनतिक्रम हो गया। आपका स कन्वर्ट किया सह में, सहितम में, युगपत में, युगपत कन्वर्ट किया स में, विभक्ति हो गई तृतीय, सचक्रम, चक्रेन स पुस्तकम, सपुस्तकम, पुस्तकेन स, पुस्तक के साथ। राम स पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक के साथ पढ़ता है। तो अब एक और आता है, स
जो है आपका तृतीया का बोधक है। स बदलेगा, एक और नियम है आपका स सादृश्यम, स विभक्ति हो गई षष्ठी, स रामम रामस्य सादृश्यम, राम के समान। सादृश्य का मतलब हो जाता है समानता, सादृश्य का मतलब होता है समानता। तो अब देखेंगे कि सादृश्य मतलब समानता, तो आप है, उसके बाद आपका है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ आवश्यक तत्व नियम है। तो यहाँ पे हम लोगों का जुड़ा सादृश्यम, सादृश्यम स विभक्ति षष्ठी, स रामम रामस्य सादृश्यम। उसके बाद आपका जुड़ा प्रति, प्रति कन्वर्ट किया इति में, ये जब भी प्रयोग होता है विवक्षा के अर्थ में होता है। तो इति ये कन्वर्ट किया प्रति में, विभक्ति हो गई द्वितीया या सप्तमी। प्रति, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम, दिनम इति प्रतिदिनम। फिर आपका आया, तो आपका ये सादृश्यम में, प्रति इति में, सह सहितम युगपत में, निर्णित बदला अभाव में, अर्थाभाव में। तो आपका ये समास जो है, अब समास याद करने का सबसे बेसिक तरीका है, जो आप लोगों को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि समास जब याद करना हो तो कहीं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप समास को याद करने के लिए हमने यहाँ बता दिए कि पीछे आप देखेंगे तो आप समास जो है आप जो हैं कर्मधारय, कर्मधारय बहुव्रीहि, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। दूसरा आपको बता दें कि यहाँ पे द्वंद्व और द्विगु में अंतर। नैया और नैया, नैया के साथ आप नैया और द्वंद्व में अंतर। और अव्ययी भाव, अव्ययी भाव तत्पुरुष में अंतर। तो अव्ययी भाव, तो अभी हम डिफाइन करते हैं कर्मधारय बहुव्रीहि को। मैंने बताया कि कर्मधारय बहुव्रीहि जो होता है आपको विशेषण विशेष उपमान उपमेय के साथ कर्मधारय, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, समास पद किसी पद का विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। नैया समास में न का अर्थ होता है नहीं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, पहला पद अव्यय होता है। और तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो समास को याद करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप इस समास को आप जो है अपने तरीके से समास के भेद को लेकर के दो जगह, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है, उसी प्रकार अपने मन में प्रश्न करेंगे कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, तो आपका समास बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों, समास प्रकरण कोई अधिक
जटिल नहीं है, लेकिन उस जटिलता को दूर करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। जैसे आप संधि पढ़ते हो तो स्वर संधि व्यंजन संधि में अंतर स्पष्ट कर लो। कारक पढ़ते हो, कर्ता कारक कर्म कारक में क्या अंतर है, तो आप जो है इस समास को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है। और इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए व्याकरण बहुत इजी हो जाएगा और आपको व्याकरण याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको हम विभक्ति पढ़ाएंगे। तो विभक्ति जब पढ़ते हैं तो विभक्ति में ध्यान देने योग्य बात है कि आपका विभक्ति जब पढ़ते हैं तो आपका द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है। द्वितीय विभक्ति में पहला पद द्वितीय होता है, पहला पद द्वितीय प्लस श्रित अतित पतित गत प्राप्त आपन्न। जैसे कहा जाता है ग्राम गतः, ग्रामम गतः। उसके बाद विभक्ति में आपको आता है, विभक्ति जब पढ़ते हैं तो विभक्ति में आपको आता है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष कहता है कि पहला पद तृतीय प्लस, पहला पद तृतीय कब होगा, जब सह इत्यादि शब्द। चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष जब पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है कि पहला पद चतुर्थी कब होगा, तो हम लोग पढ़े हैं बलि हित सुख रक्षित, बलि हित सुख रक्षित। जैसे कहते हैं छात्र हितम छत्राय हितम, छात्र सुखम छत्राय सुखम। उसके बाद आता है होगा पंचमी तत्पुरुष। यहाँ पे आपका बेसिकली देखा जाए तो आपका बालक लता फल शब्द यहाँ, तो पंचमी तत्पुरुष में कहता है कि पहला पद पंचमी का मतलब हो गया होगा पहला पद पंचमी भक्ति प्लस भयवाचक पद। तो भयवाचक पद जो होता है, तो भयवाचक पद तो पंचमी तत्पुरुष जब पढ़ते हैं, पंचमी तत्पुरुष, तो पंचमी तत्पुरुष में कहता है कि पहला पद पंचमी, पहला पद में पंचमी कब होगा, जब भय वाचक पद अपेत अपोढ़ मुक्त पतित। तो पहला पद जैसे आई फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सर्प भयम कहते हैं, तो सीधा यहाँ होता है सर्पात भयम, सांप से भय। उसके बाद आता है षष्ठी तत्पुरुष। आप लोगों को बार बार बताते हैं क्लास में कि आप जब बालक लता फल सब कुछ जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपका समास प्रकरण आसान नहीं होगा। समास प्रकरण में बेसिकली शब्द रूप का ही खेला है। तो पहला पद षष्ठी, पहला पद षष्ठी प्लस समूह वाचक संबंध वाचक। जैसे कहते हैं कपुत राजा, कपोता नाम राजा, राजपुत्र
राजपुत्र। तो राज का षष्ठी विभक्ति होता है बहुआ राज्य पुत्र इति राजपुत्र। उसके बाद आता है, आप लोगों ने देख लिए कि तत्पुरुष में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष की बारी है। अब सप्तमी तत्पुरुष जब पढ़ते हैं तो सप्तमी तत्पुरुष में आप देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष अब आता है सप्तमी तत्पुरुष। तो सप्तमी तत्पुरुष जब कहते हैं तो सप्तमी तत्पुरुष तो सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। तो सप्तमी तत्पुरुष पहला पद सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। तो सप्तमी तत्पुरुष जब कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष यानी पहला पद सप्तमी प्लस वीर पटु दक्ष निपुण दानवीर। तो इसका हो जाता है दाने वीर इक्वल टू दान। तो समास में आपको हमने बताया कि तत्पुरुष समास जो होता है कि तत्पुरुष समास के आपके 6 भेद हो गए। जैसे अब यहाँ ध्यान देंगे आप दो समास में अंतर स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में नियम है। पहला है अव्ययी भाव और तत्पुरुष में क्या अंतर है। तत्पुरुष का मतलब हो गया विभक्ति तत्पुरुष में क्या अंतर है। तो जब दोनों को स्पष्ट करेंगे तो यहाँ आपको 6 नियम मिल जाएंगे, यहाँ आपको 7 नियम मिल जाएंगे। यहाँ आपका हो गया उप हो गया, यहाँ आपका अणु हो गया, यहाँ आपका प्रति हो गया, यहाँ आपका यथा हो गया, यहाँ आपका निर्निश हो गया। तो आप देखेंगे निर्निश हो गया, यहाँ आपका स हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे आपको अब यहाँ देखेंगे तो आपका द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष। यानी आपको सीधा है कि आप बालक लता फल शब्द जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपका विभक्ति नहीं बनेगा। जैसे हम लोग कहते हैं पाठशाला, पाठायशाला, पाकशाला, पाकायशाला। तो आप लोग इतने का अभ्यास करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो आप हम हमसे मैं पूछ लेंगे, मैसेज करके समाज में जहाँ भी प्रॉब्लम हो पूछ लेंगे, क्योंकि समाज को मैंने बहुत सरल भाषा में आप लोगों को पढ़ाया और अगले क्लास में समाज प्रकरण के अभ्यास को भी देंगे। धन्यवाद।